गुड मॉर्निंग लॉफी, दिस साइड अभितेश सर, परसेंटाइल क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल पे हैं। और आज हम लेके आए आईपीएम 2021 इंदौर जो था उसका ऑफिशियल पेपर था, उसके सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन बताने के पहले आज मुझे 5-7 मिनट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें आपसे करनी है। बातें किस लिए करनी है? क्योंकि मेरे पास एक फीडबैक आता है पेपर देखने के बाद कि सर पेपर बहुत टफ था या फिर पेपर में बहुत हायर चीजें आई, हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। देखो यार, एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त होता है, उसको ना एक ग्लास में पानी भरना होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये बॉटल ले, पानी भर ले। कि नहीं, मेरे सपने बड़े हैं, मैं बॉटल से नहीं, मैं अपने घर पे जाऊंगा, वहाँ पे जो नल लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है, उससे पानी भरूंगा। फिर वो घर जाता है, वो उससे ही पानी भर के फिर बोलता है नहीं, घर के पास जो तालाब है मैं उससे पानी भरूंगा। फिर वो जाता है, तालाब के पास जाता है, मून चेंज कर लेता है, फिर बोलता है नहीं, मुझे समुद्र में से पानी भरना है। तो मैंने उसको एक बात समझाई कि भाई, अगर तुझे पानी के सोर्सेस को बड़ा करने से तेरा कुछ भला थोड़ी हो जाएगा। अगर तुझे ज्यादा पानी चाहिए तो अपने गिलास को बड़ा कर। और सेम यहाँ पे गलती बच्चे भी इस टाइप की कर देते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अरिथमेटिक बेसिक, हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कई बार बच्चे क्लैट की कोचिंग शादी प्रिपेयर करते हैं, और फिर जब हम आईपीएम इंदौर का पेपर देखने जाते हैं बोलते हैं ये तो क्या हो गया। नहीं, अगर आपको सपना बड़ा करना है, अगर आपका आईपीएम इंदौर एम है, तो आपको अपने रिसोर्सेज भी बड़े करना पड़ेंगे, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं आईपीएम 2021 के पेपर को देखता हूं तो मुझे पेपर ईजी लगा। अब ईजी क्यों लगा? क्योंकि कुछ में बायो का क्वेश्चन तो आ नहीं गया था। हमें पता है, देखो आज से 3 साल पहले तक क्या होता था, कोई कुछ भी बोल दिया करता था, बच्चे मान के चले जाते थे, सरप्राइज होते थे। बट पिछले 2 साल और 3 साल हो चुके हैं, हमारे पास आईपीएम का एक्चुअल पेपर अवेलेबल होता है, जिसको देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने। तो कोई भी क्वेश्चन नया नहीं था, कोई भी एकदम से ऐसा नहीं था कि सरप्राइज था, हमें पता था किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने, वैसे ही आए। और मैं आपसे बोलूंगा कि जो हायर मैथ्स के टॉपिक थे उनसे इजी क्वेश्चंस आए, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। तो मैं जब आपको सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं आपको तो यही बोलूंगा, बताऊंगा क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ था, उस टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपने वो टॉपिक कवर करा होगा तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। और एक्सपेरिमेंट मत करो। अगर आप आईपीएम इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस लो। हम आपसे इतने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पास्ट के पेपर में नई नई चीजें बनाता हूं, मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। बताइए, इसके हिसाब से पिछले 3 साल से पेपर आ रहे हैं, कोई नया चीज नहीं था, सब वही कभी टॉपिक थे। सर्कल्स पे बिल्कुल बेसिक इक्वेशन होती है, सर्कल भी उस पर क्वेश्चन आता है। बिल्कुल जो हायर मैथ से ट्रिग्नोमेट्री के भी बेसिक, जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लोगे थोड़ा सा, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कोई सरप्राइज नहीं था। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर, देखो कंपटीशन बढ़ चुका है, एक्सपेरिमेंट नहीं, हमें एक्सपीरियंस से सीखना है भाई। हम लोगों में 10 साल से, मैं 2011 से आईपीएम इंदौर स्टार्ट हुआ है, एंड आई एम टीचिंग आईपीएम फ्रॉम 2012। तो मुझे लगभग ये मेरा 11th बैच होगा, आई थिंक। हाँ, ये मेरा 11th बैच है। तो मैंने देखा है कि बहुत फेजेस से गुजरा है। पहले मैं बोलता था कि भाई एग्जाम आसान है, कोई कॉम्पिटिटर कम होते थे, पर अब क्या हो गया है कि अब यहाँ पे आप देखो, ये एक स्कोर कार्ड हो सकता है थोड़ा विजिबल ना हो, पर एक बच्चे का स्कोर कार्ड है, मेरा बड़ा प्रिय बच्चा है लास्ट ईयर, उसका फाइनल आईपीएम इंदौर का क्रैक नहीं हो पाया था। ही स्कोर 40 आउट ऑफ 14 शॉर्ट आंसर, ही स्कोर 75 आउट ऑफ 18 एमसीक्यू। बस वर्बल एबिलिटी में 68 आउट ऑफ 120, मतलब 2 नंबर अगर वर्बल एबिलिटी में हो जाते उसके, तो उसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर जाता। ऑलरेडी उसका स्कोर 183 हो रहा है आपके सामने। और ये वाला सेम मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूंगा कि आप समझ जाओ असली। और ऐसे कई एग्जांपल है जो आगे वीडियो में लेने वाला हूं, कैसे बच्चे 1 नंबर से शॉर्ट आंसर में चुक गए, कैसे बच्चे 1 नंबर से एमसीक्यू में चुक गए, ये इंग्लिश से चुक गया, तो उसका ऑलरेडी 183 स्कोर है। तो आप सोचिए कि 240 में से, ऑल्दो कट ऑफ 120 110 के आसपास में दिखता है, पर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ये तो ठीक है नहीं हो पाया, जो बच्चे सिलेक्ट भी हो जाएंगे उनके कितना हाईएस्ट मार्क्स आते होंगे। पीपल आर स्कोरिंग 40 आउट ऑफ 40, यार आपके सामने डेटा पूरा। ठीक, तो पेपर आसान था, अब हमें देखना पड़ेगा कैसे। सबसे पहले हम गलती क्या करते हैं, आप देखो, कुछ डेटा मैं शेयर करता हूं, इन सबके वीडियो भी। अब श्रेय जैन की बात करते हैं, इसको 99 परसेंटाइल आईआईटी, बट उसने आईपीएम के लिए ट्राई किया, भाई कंपटीशन बढ़ेगा। मानव का 2020 में क्लैट में 93 रैंक था, उसने 1 साल 9 साल में पढ़ने के बाद फिर आईपीएम का प्रिपरेशन किया, आईपीएम इंदौर ज्वाइन किया। कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ेगा? आईआईटी से आया, क्लैट से बच्चा आया, बच्चा डीयू से आया, ठीक है, शौर्य करके। शौर्य बच्चा फ्रेशर था, नॉन मैथ्स वाला बच्चा था, उसका इन सबके इंटरव्यू अवेलेबल है, आप उसका इंटरव्यू देखो, वो बोलेगा मैंने 16-16 घंटे पढ़ाई करी है। तो आईआईटी का बच्चा भी निकला, क्लैट वाला बच्चा भी निकला, नॉन मैथ्स वाला फ्रेशर भी निकला। देन मित्रांश डीयू में था, डीयू के साथ उसने फर्स्ट ईयर का प्रिपरेशन किया, उसने क्रैक किया। गोपी का नीट एस्पिरेंट रही है, बायो की बच्ची रही है। उस समय मैं आपको बता रहा हूं कहां फील्ड से आ रहे हैं बच्चे, मतलब सब जगह से क्रीम क्राउड आईपीएम इंदौर के लिए भागता हुआ आ रहा है। जब उनको लेट पता चलता, संस्कार जैन को तो भाई वो तो हर जगह दिख जाता है, हमारा फेवरेट स्टूडेंट है। तो उसने तो 11, उसको कभी आप बात करो ना उससे तो पूछना, उसने 11th क्लास में आईपीएम का एप्टीट्यूड एग्जाम क्रैक किया है।
ऑल्दो ही वॉज नॉट एलिजिबल, इसलिए वो इंटरव्यू देने नहीं गया, पर उसने 11th क्लास में दिया था एग्जाम, उसका एप्टीट्यूड एग्जाम टेस्ट क्लियर हुआ था। मतलब इस लेवल की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन बढ़ता है, स्कोरिंग आगे जा रही है, पेपर के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी बनी हुई है। तो देखो जब आप पास्ट ईयर का पेपर देखते हो तो पास्ट ईयर का पेपर ये चेक करने के लिए मत देखना सॉल्यूशन क्या, अब मुझे कितना आता है। सबसे पहले टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, आपकी सुपर 300 सीरीज है, ठीक है, इन सबको देखो, अपने कंटेंट को, आपने जो कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है या कहीं से मटेरियल लिया है वहां पे आप क्या करें, उस मटेरियल को पूरा सॉल्व करें, सॉल्व करने का सुपर 300 सीरीज देखें, फिर चेक करें कि मैं कहां पे हूं पास्ट ईयर के पेपर में, ठीक। और अच्छी बात है कि हम टॉपिक वाइज भी ओल्ड इज गुड सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसको भी आप ध्यान से, तो पहले क्या करना है, हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। देन कोर्स कंप्लीट करने का सुपर 300 सीरीज जो भी आप एक्स्ट्रा होम एफर्ट वहां पे देखो, फिर पास्ट ईयर के पेपर देखो कि मैं कितना कर पा रहा हूं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट आंसर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच डिवाइड 1890.130.170 एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45। तो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी पावर्स होंगी प्राइम नंबर्स की उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। बट द कैच इज कि आपको 45 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं, फिर हम 45 वाला फंडा देखेंगे उसको कैसे आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब हम देखते हैं इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 1890 कैन बी रिटन एज, मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा, 2 पावर 1, इसमें 3 क्यूब, 7 पावर 1, 7 पावर 1 आएगा, यस, 7 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, सही लिखा है मैंने। तो 7 इंटू 27 189 इंटू 10। अब नेक्स्ट हमारा कितना है, 130 इज इजी, 130 आपका बनेगा, ये बनेगा 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 13 पावर 1, 170 बनेगा आपका 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 17 पावर 1। तो मैं क्वेश्चन को एक मैं साइड में कर देता हूं। अब क्या होगा, अब आपको इसको एक साइड साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इसको मैंने साइड किया। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो बनेगा उसमें क्या आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन जो बनेगा उसका पावर फाइनली आएगा 2 क्यूब इंटू 3 पावर 3 इंटू नेक्स्ट इज 2 क्यूब 3 पावर 3 5 पावर 3, देन 7 पावर 1, देन 13 पावर 1, देन 17 पावर 1। तो इसके टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर्स की पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फाइनली इट्स 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9 जो कि होता है 512, 512। तो 512 फैक्टर्स निकल चुके हैं इसके अभी तक। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई इसमें 45 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब 45 से डिविजिबल के लिए हमें 45 जो बन रहा है उसको अलग करना पड़ेगा। तो 45 बना लेते हैं, उससे जो भी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो 45 के डिविजिबल होंगे। तो 45 कैसे बनाएंगे, चलिए मैं व्हाइट पेन से बनाता हूं। उसमें 45 के लिए आपको लेना पड़ेगा, टोटल होगा 512। अब आगे क्या करोगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, 45 लिखते हैं। तो 45 ऐसा लिखाएगा 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, रिमेनिंग नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 जा चुका है, 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 1 इंटू 13 पावर 1 इंटू 17 पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स देखो, ये तो 45 हो गया, इससे जितने नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जितने फैक्टर्स, वो सब 45 के मल्टीपल रहेंगे। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकलेंगे, ये निकलेंगे ऑफकोर्स 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 कितना होता है 64, और 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 192। तो फाइनल आंसर कितना होगा आपका 192, जो कि 45 से मल्टीपल है। तो फाइनल आंसर इज 512 माइनस 192। द आंसर इज कितना आएगा यार, आंसर 12 गए
क्या आंसर 320 आएगा? क्या मैंने सही लिखा है? इज द आंसर 320? 320 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इजी है और यही होता है क्वेश्चन, मतलब देखो जब हम आईपीएम इंदौर के आने पढ़ते हैं हमें पता होगा कि अगर दूसरे एग्जाम में नंबर ऑफ फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मुला होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 1 into 3, 5 into 7, 9 into 11। तो यार ये तो वेल नोन है कि आपको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्पेशली परसेंटाइज सीरीज में स्पेशल सीरीज का भी एक सेक्शन दिया है, इसमें 30-35 क्वेश्चन है, लगभग इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। और सुपर 300 में भी स्पेशल सीरीज का एक वीडियो बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखो हर साल आते हैं, थोड़ा सा आईआईटी से इंस्पायर होता है, पर इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, समेशन आपको पढ़ना सीखना है। तो इसमें 2 सीरीज का मल्टीप्लाई हो रहा है। एक सीरीज हो रही है 1 + 5 + 9, और मैं प्लस ना लिखते हुए आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस साइन हटा देता हूं। तो 159 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनेगा, इसमें फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 4। तो इसका एंड टर्म कितना हो जाएगा, एंड टर्म इसका हो जाएगा 1 + n - 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4n - 3। सो एक तो एन टर्म ये आ गया, क्योंकि आपको पता होगा दोनों सीरीज का आपको एन टर्म निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन कॉमन इस कंबाइंड सीरीज का एन टर्म निकलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट सीरीज क्या है, नेक्स्ट सीरीज इज 3, 7, 11। ऑफ कोर्स उसका एन टर्म कितना निकलेगा, उसका फर्स्ट टर्म इज 3n - 1, कॉमन डिफरेंस इज 4, अगेन 4n - 1। सही लिखा मैंने, 4n - 1। तो दो ये कंबाइन, दोनों सीरीज की एन टर्म आ गई। तो कंबाइन टर्म अगर मैं इसको बोलूं तो कंबाइन टर्म इस क्वेश्चन का क्या होगा, लिख लेते हैं। कंबाइन टर्म इसका निकलेगा, थोड़ा मैंने छोटा कर दिया ताकि एक ही बोर्ड पे सारी चीजें रहें, मुझे बोर्ड चेंज ना करना पड़े। चलो, तो कंबाइन टर्म इसका निकलेगा टी एन टर्म ऑफ द सीरीज इज 4n - 3 इंटू 4n - 1, that is equals to 16n square minus 16n and it minus plus 3। तो ये n टर्म आ गई। और जब मुझे सीरीज का सम निकालना होता है तो आई विल यूज द टर्म समेशन, जिसको हम ऐसा बोलते हैं समेशन कितना, अप टू n इज इक्वल्स टू 1 to 10। अब समेशन बड़े आसान होते हैं। n स्क्वायर का क्या बन जाएगा, n स्क्वायर का बन जाएगा n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6। n का क्या बन जाएगा, n का समेशन क्या होता है n टर्म्स तक, n + 1 डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे 3 × 1 है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, मैं इसको फिर से छोटा बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा समेशन आएगा, सम अप टू 10 टर्म आएगा आपका 16, कॉमन लिया, n स्क्वायर कितना बनेगा n + 1 2n + 1 डिवाइड बाय 6 माइनस n + 1 डिवाइड बाय 2 n + 3n, ये बन जाएगा। पुट n = 10। तो n = आप 10 रखोगे तो क्या बनेगा आगे, तो क्या बनेगा 16 10 × 11 × 21 डिवाइड बाय 6 माइनस 10 × 11 डिवाइड बाय 2 प्लस 30। और ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, कैंसिल कर दो, 3 3 7, ठीक, 2 2 2 5। सो 7 × 5 35, 35 × 11 कितना होता है, तो 35 × 11 हो जाएगा 350 385 माइनस 2 से कैंसिल हुआ, इट कम्स टू 5 5 × 11 55 प्लस 30 एंड दिस कैन बी रिटन एज 16 × 55 माइनस होगा, इट बिकम हो जाएगा, बिकम्स 330 330 प्लस 30। और 16 × 330 कितना होता है, 16 × 3 48 8
4, 16 into 3 48, 52, 5280 plus 30 that is equals to 5310. दिस इज द आंसर। तो मैंने बड़ा लिख के आपको समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आसान है, फटाफट करते हैं। जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप फटाफट समेशन लिख के आंसर निकाल दोगे, क्योंकि समझाया तो मैं एक ही चीज काट के कर रहा हूँ, बट ट्राई टू मिनिमाइज योर स्टेप। मुझे सॉल्यूशन बताना था इसलिए मैंने इतनी स्टेप्स लिखी हुई हैं। तो 5310 इज द आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन सीरीज का है। मेरे हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, टफ नहीं बोलूंगा, बस दिखने के लिए टफ होता है। तो आपको पता होगा अलजेब्रा का क्वेश्चन आईपीएम 2 में ज्यादा होता है, इसको देखने के लिए हमें यूज टू होना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज x1 is equals to 0, xn plus 1 is equals to xn plus 1 plus 2 root 1 plus xn। तो बड़ा टिपिकल सा है। और देखो x31 दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन में ऑफकोर्स आप 31 तक तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, आपको 1 2 3 वैल्यूज निकालना पड़ती है, उससे कुछ ना कुछ आपको सीक्वेंस मिल जाता है और आंसर आ जाता है। तो फटाफट अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले x1 is equals to 0। अब x2 कितना हो जाएगा, x2 is equals to x1 का वैल्यू कितना होगा, अब थोड़ा स्टेप कम करते हैं, 0 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x1 जो कि हो जाएगा 0। तो x2 का वैल्यू कितना आएगा, x2 का वैल्यू विल कम 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब हम बात करते हैं x3 कितना आएगा, इसी तरीके से x3 निकालते हैं हम लोग। x3 में एक कम हो जाएगा, मतलब x2 प्लस करोगे तो x2 इज 3 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x2 मतलब का 3 हो जाएगा। तो जाएगा 3 प्लस 1 4 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 0 3 8 एक टर्म की जरूरत है, हमें पता चल जाएगा APGP स्क्वायर क्यूब क्या बनने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा होगा इसके अंदर x4 इज इक्वल्स टू x3 की वैल्यू 8 है, प्लस 1 आएगा प्लस 2 आएगा अंडर रूट 1 प्लस x3 दैट इज इक्वल्स टू 8 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, और दिस इज 9 3 इंटू 2 6, 9 प्लस 6 15। तो यार अब तो समझ में आ जाना चाहिए कौन सी सीरीज है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्टी बोल लो भाई। 0 3 मतलब ये 1 स्क्वायर माइनस 1 है, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 4 स्क्वायर माइनस 1। सो x31 कितना होगा, x31 कितना होगा, बड़ा आसान है। x31 क्या हो जाएगा, 31 स्क्वायर माइनस 1। तो x31 को हम क्या लिखेंगे, x31 इज इक्वल्स टू 31 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू x31। सो x31 का वैल्यू 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 की वैल्यू जल्दी बताओ, आंसर जल्दी 961 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 960। हो गया, आंसर आ गया। तो अलजेब्रा से यूज टू हो, अगर आईपीएम में 2 निकालना है तो अलजेब्रा से यूज टू आपको होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, there are 5 parallel lines on the plane। भाई एक पैरेलल प्लेन में 5 लाइन है, on the same plane there are n different lines which are perpendicular। तो 5 parallel lines and perpendicular lines to the 5 parallel lines if the number of distinct rectangles form। भाई से डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल 360 बन रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, जो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है n वो कितनी होंगी। डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन को अपनी शीट में भी दिया हुआ है, लास्ट में शीट में फॉर्मूले दिए हुए हैं थ्योरी पार्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, कि आपको n परपेंडिकुलर, जैसे ये फॉर्मूले इसलिए काम किए क्योंकि आप लॉजिकल रीजनिंग दूसरी कुछ एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपको पता होगा बहुत सारा ऐसा लॉजिकल रीजनिंग होता है, लाइन खींची होती है, एक स्क्वायर के अंदर बहुत सारी लाइन होती है कि टोटल स्क्वायर कितने होंगे, टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, तो 4 या 5 फॉर्मूले डायरेक्टली काम आते हैं। पर यहाँ पे तो हम देखेंगे सिंपल से आपको 2-2 लाइन, पैरेलल लाइन से 2-2 लाइन चूज करनी है, और 2-2 लाइन के पेयर बनेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, हमारे रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो सबसे पहले 5C2 5 में 2 लाइन सिलेक्ट करी, देन हमने n में से 2 लाइन सिलेक्ट की, और टोटल हमारे कितने रेक्टेंगल्स बन गए, 360। जब आपको C2 करना होता है तो 5 into 4 डिवाइड बाय 2 और क्या हो जाएगा इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। भाई पता होना चाहिए nC2 इज इक्वल टू n माइनस डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो 360 तो आप कैंसिल आउट करते हैं हम लोग,
2 2 4 कैंसिल, 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करने पे आएगा 72। तो बताओ दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 72 होता हो। 72 इज 9 इंटू 8, तो 9 इंटू 8 कितना होता है, 72 होता है। सो 9 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 72। अब क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना मत, स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक नहीं बनाई जाती, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हो सकता है थोड़ा सा 2-4 वैल्यू देख लो। 72 इज नॉट अ टफ नंबर, पहचान में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 9 होंगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैटेगरी इजी में लिखूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी निहायत ही इजी है भाई। इससे अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहाँ हो सकता है। पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क, दो टाइप से T1 T2 एट द बॉटम ऑफ वाटर टैंक, दोनों में से एक या दोनों ओपन हो सकते हैं। T1 जब ओपन होता है, T2 क्लोज है, 30 मिनट्स में आपका टैंक एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। दोनों ओपन है तो आपका टैंक 20 मिनट्स में ओपन हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि सिर्फ T2 ओपन रहेगा तो आपका टैंक कितने मिनट्स में एम्प्टी हो जाएगा। तो सिंपल सा LCM मेथड, कलर चेंज करें। T1 टेक 30 मिनट्स, T1 प्लस T2 टेक 20 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास यही दो नंबर अवेलेबल है। तो लेट द टोटल टैंक कैपेसिटी LCM 60। सो T1 जो है उसका पर मिनट 30 मिनट्स में 60 लीटर, पर मिनट कितना 2 लीटर। T1 प्लस T2 का पर मिनट कितना हो जाएगा 3 लीटर। तो भाई T1 जो है 2 लीटर पानी एम्प्टी करे या फिल करो या आप बाहर निकालो, बात एक ही है। तो 2 लीटर पानी बाहर निकलता है, दोनों पाइप मिलके, दोनों T1 T2 टैप मिलके 3 लीटर पानी निकालते हैं। तो T2 अकेला कितना लीटर निकालता होगा, नॉट खतरनाक वाली मैथ नहीं है, 3 - 2 कर लो, 1 लीटर। तो T2 टैंक 1 लीटर वाटर को बाहर निकालता है 1 मिनट में। तो 60 लीटर कितने मिनट में निकालेगा, 60 मिनट में। अब बताओ ना, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर आपने टाइम न वक्त, सबसे पहले आपको LCM मेथड ही पढ़ना पड़ती है, फट से आ गया आंसर। आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो ये देखो एवरेज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आसान है ना। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना चालू मत कर देना, ध्यान से देखते हैं। A class consists of 30 students, भाई 30 स्टूडेंट है। ईच ऑफ देम हैज रजिस्टर्ड 5 कोर्स, हर कोर्स 200 नंबर का है, मतलब हर बच्चा 1000 नंबर का पेपर दे रहा है। कितने नंबर का, 1000 नंबर का टोटल पेपर। द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर 80%। तो हर बच्चे को 80% मार्क्स मिल रहा है, मतलब हर बच्चे को 800 नंबर मिल रहे हैं। 2 ऑफ देम अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन, कुछ कम या ज्यादा हुआ, किसी के मार्क्स नहीं बढ़े, बट 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज 80.2 हो गया। मतलब एवरेज कितना हो गया, 800.2 मार्क्स। द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज। तो भाई नंबर तो किसी के कम नहीं हुए, पर ये बोल रहे हैं दोनों बच्चे थे, उन्होंने अपने मार्क्स बढ़े उनके रिवोल्यूशन में, जिसके कारण एवरेज कितने बढ़ गया, 0.2 से बढ़ गया। तो एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है, इट इज लाइक ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, भाई सब में बराबर से बटेगा, बराबर से छीन लिया जाएगा। तो अगर 0.2 एवरेज बढ़ा है तो सबका 0.2 एवरेज बढ़ा है, तो टोटल मार्क्स कितने बढ़े होंगे, क्योंकि 0.2 सबको मिला और क्लास में कितने बच्चे थे 30, तो टोटल मार्क्स कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे 0.2 30 करते हुए, इट्स 6 मार्क्स। तो टोटल 6 मार्क्स लूप में बढ़े होंगे, इसलिए 0.2 एवरेज बढ़ गया। तो दोनों बच्चों का रिवोल्यूशन का टोटल मार्क्स 6 बढ़ रहा है। आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल एक बच्चे कितना होगा। भाई 2 में से एक का मैक्सिमम बताना है, दूसरे को 0 कर दो। तो a + b 0 करोगे तो एक मतलब एक को 0 करोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 6। तो किसी एक बच्चे को मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, 6 मार्क्स मिल सकते हैं। कंडीशन दूसरे बच्चे को 0 मिले हो, क्योंकि टोटल 6 मार्क्स पड़े। इतना ही है यार, मतलब अब वो देखो फॉर्मूला मत लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए एवरेज की, बाकी आप चाहो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक हो जाओ बॉस। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स विच आर इनेबल। देखो मैं आपको पर्सनली बोलूं तो ऑफ कोर्स मैं कैट के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए थे डुएबल थे, हम जो पढ़ाते हैं शीट्स होती हैं उसी में से। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। अब ये क्वेश्चन अलग होने का रीजन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं मैथ्स का नहीं, हम लोग कैट के लिए जब पढ़ाते हैं तो ये क्वेश्चन हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बताते हैं। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ा रहा होता कैट के लिए तो ये क्वेश्चन पढ़ाता, तो हमने नहीं पढ़ाया, कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है, बुक्स में भी नहीं मिलता। पर हाँ लॉजिकल रीजनिंग बुक में बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, तो कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा। अब थोड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन निकल ही आया है, थोड़ा समझा देता हूं। देखो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। कितने टाइप के, 2 टाइप के। अब 2 टाइप के कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। भैया आपके पास एक तराजू है जो भी बोलते हैं, या तो आपको मैं कंडीशन लगा दूं कि आप एक ही साइड वेट रख सकते हो,
और फिर आपको जो भी वेट है फाइनल निकालना है। मतलब आप जितने भी वेट्स हैं अपने, आप एक ही साइड यूज कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना, दोनों साइड का कॉम्बिनेशन। जैसे मेरे पास 1 और 3 वेट हैं, तो मैं पहली कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है, यू वेट्स कैन बी प्लेस ओनली ऑन द लेफ्ट पेन। भाई लेफ्ट पेन भी रख सकते हो, ये तो मेरा राइट है, लेफ्ट ही हो गया, लेफ्ट पेन भी रख सकते हो। तो फिर क्या होता है कि हम मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 वेट लेना पड़ेगा मुझे, फिर एक 2 वेट लेना पड़ेगा, 2 किलो हो सकता है, फिर 2 + 1 3 कॉम्बिनेशन से बन जाएगा। समझ रहे हो, 1 लिया 2 लिया तो 1 kg पे आ गया, 1 + 2 3 kg पे आ गया। अगर मुझको दोनों साइड करना होते, एक साइड करना है 1 रिक्वायर्ड देन 2 रिक्वायर्ड, आगे नहीं जा रहा मैं, जब मुझे दोनों साइड करना है तो फिर अलग टाइप से हो सकता है, क्योंकि मैं मैनेज कर सकता हूं 1 kg। अब मुझे 2 kg की जरूरत नहीं है, आई नीड 3 kg वेट। क्यों, 3 kg से मैं 2 किलो तोड़ लूंगा कैसे, 1 kg है। अब आपने इसका ऐसा 2 किलो एप्पल लेने आया करो, तो हमने 3 kg रखा और 1 kg इस साइड रख दिया, तो समझ गए 3 kg 1 kg। तो फाइनल रिजल्टेंट कितना, 2 kg वेट भी किया जा सकता है। तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, वेट कैन बी प्लेस्ड ऑन ओनली द लेफ्ट स्पेन, तो मैं सेकंड वाला केस लेता। ठीक है, तो मैं दोनों सॉल्यूशन बता रहा हूं, हो सकता है फ्यूचर में काम क्या है। तो अगर हमें सिर्फ एक साइड करना है तो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बनेगा पावर ऑफ 2। कितना, क्योंकि मैक्सिमम वेट मुझे 100 तक करना है, तो 2 की पावर चालू कर दो, 2 पावर 0 मतलब 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 कितना होता है 64। ठीक है, सो 100 तक जो भी 2 की हाईएस्ट पावर है, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मैंने 1 और 2 वाला एग्जांपल लेके समझा दिया। मेथड यार डायरेक्ट समझो, इसी मेथड से करते हैं। ठीक, बट अगर तो आंसर कितना आएगा, कितने वेट्स रिक्वायर्ड है डियर, आपको रिक्वायर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका आंसर है। तो दिस इज द आंसर ऑफ आईपीमेट क्वेश्चन। बट अगर इस क्वेश्चन में क्या होता, इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हट जाता, फिर तो आप बिल्कुल क्वेश्चन करते, या तो क्वेश्चन कि सर हम दोनों साइड भी तो वेट कर सकते हैं, फिर मिनिमम आंसर कितना होता। अब ध्यान से देखना, फिर मैं क्या करता, मैंने आपको 1 और 3 का एग्जांपल दिया, वहां पे 3 का पावर चलता है, मतलब 3 पावर 0, 3 पावर 1, कितना 100 kg मैक्सिमम है, तो 100 से नीचे होना चाहिए पावर, लास्ट पावर 3 पावर 2 9, 3 पावर 3 कितना होता है 27, 3 पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 81। 100 से लास्ट जो 100 के क्लोज थी, 100 से बड़ा नहीं करना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 वेट से काम चल जाता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आ गया है तो लॉजिकल का पार्ट है, कभी कभी दूसरी जगह भी लॉजिकल में आ सकता है क्वेश्चन। तो आपके ऐसे 2 सॉल्यूशन बनते हैं, अगर एक साइड करना है तो 2 पावर 1 लेना, अगर दोनों साइड से मैनेज कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो, तो फिर कितना लेना, 3 पावर 0 से स्टार्ट करना, जो भी हाईएस्ट वेट है उससे बड़ी पावर तक मत जाना। ठीक है, इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन अगर भाई ये आसान क्वेश्चन है अगर आता हो तो, है ना, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम के बीच में करना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत कंसेप्ट खतरनाक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x² प्लस axy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0। अरे ये क्वेश्चन यार मॉडरेट बोलो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़नी है मैं इसको, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इज इक्वल्स टू mx तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक, ऑल्दो इट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, तो इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय 2x², वन ऑफ द लाइंस इट्स अ पेयर ऑफ लाइन axy प्लस 3y², तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे y इज इक्वल्स टू m1x, y इज इक्वल्स टू m2x, y इज इक्वल्स टू m3x, y इज इक्वल्स टू m4x। क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस में ये क्वेश्चन डिनोट करती है कि इसके ये सारी लाइंस किससे पास होती हैं, ओरिजिन से पास होती है, इसलिए कांस्टेंट नहीं लेते। अब यहां पे कैच है, द अदर लाइन रिप्रेजेंट बाय देम आर परपेंडिकुलर। तो देखो 4 लाइन है, वन ऑफ द लाइन गिवन बाय क्वेश्चन कोइंसाइड विद वन ऑफ द गिवन लाइंस, तो एक लाइन कोइंसाइड करती है, मतलब एक तो कॉमन लाइन हो गई, मतलब y इज इक्वल्स टू mx ले लिया कॉमन लाइन को, बाकी 2 लाइन है, अब m4 की जरूरत नहीं, m1 m2 से काम चल जाएगा, m1 इसमें m2 इसमें, बाकी 2 लाइन है वो परपेंडिकुलर है। अब ध्यान रखना परपेंडिकुलर का सबसे पहले कोऑर्डिनेट हम क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्या होता है, m1 इंटू m2, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है -1, ये हमें पता होना चाहिए -1 होगा। ठीक, तो y इज इक्वल्स टू mx, फिर एक पेयर क्या बनेगा, एक बनेगा y इज इक्वल्स टू m1x,
फर्स्ट इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल्स टू m2x सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो इन दोनों का पेयर पर्टिकुलर लाइंस हमको मिलेंगी। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है? आना चाहिए, ये क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको टॉप में आना है तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इन दोनों का मल्टीप्लाई सिंपल है यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इससे कंपेयर करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सेकंड से कंपेयर करो, m1 m2 की वैल्यू निकल जाएंगी। थोड़ा शांति से करना, मतलब शांति मतलब ज्यादा मिक्सअप मत कर देना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो mx ले लिया, m1 और m2। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना। अब मैं लाइन को ऊपर, मैं लाइन भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्स्ट लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं y माइनस mx इज इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। इसको y माइनस m1x इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा, इसको y माइनस m2x इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लिख दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये आएगा m1 x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस m1 प्लस m एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर दिस विथ 2x स्क्वायर प्लस ax वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो y को कोफिशिएंट मुझे वरना करना पड़ेगा, तो ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी, 2/3 x स्क्वायर प्लस a/3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो क्या मिला हमको फाइनली m1 m2 इन सब की वैल्यूज कैसे मिलेंगी, m इंटू m1 इज इक्वल्स टू 2/3 एंड m प्लस m1 इज इक्वल्स टू माइनस a/3। डन। थोड़ा मुझे एक ही बोर्ड में लिखना है। तो m इंटू m1 2/3, m प्लस m1 माइनस a/3। सेम इसी पैटर्न पे अब देखो एग्जाम में क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में दूसरी इक्वेशन मत लिखना। टाइम तो से देखो, ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसके हिसाब से, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं यही बोलता हूं हमेशा, इसके हिसाब से क्वेश्चन बना लो। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनाओगे, हाँ m इंटू m2 कितना हो जाएगा, 2/-2/3। क्या मैंने सही लिखा है, क्योंकि -2/3 बनेगा, माइनस b/xy बनेगा और प्लस y स्क्वायर बनेगा। m प्लस m2 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें माइनस साइन भी रहता है, तो इसमें माइनस साइन भी रहेगा, तो माइनस b/x, ये बन जाएगा b/3। क्या मैंने सही लिखा, तो हमारी 2 स्टेप्स बच गई सेम, क्योंकि अच्छी बात है ना। देखो एग्जाम में अटेम्प्ट तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा लिखोगे तो फिर आपके दूसरे क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इजी क्वेश्चन होने का मतलब, ये डुएबल क्वेश्चन होने का मतलब नहीं कि आप उस क्वेश्चन में जान लगा दो और सब कुछ खत्म हो जाए। हमें सिलेक्शन चाहिए एट द एंड, तो करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, अदर आपको स्किप करना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अब m इंटू m1 2/3, m इंटू m2 -2/3 और m1 इंटू m2 कितना दिया हुआ -1। तो अगर मैं इन 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इन 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा जाता है तो फाइनल आंसर कितना आएगा, m स्क्वायर m1 m2 इज इक्वल्स टू -2/3 -4/9। क्योंकि m1 m2 -1 है तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9, m इज इक्वल्स टू +-2/3। तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद कितना आया, m की वैल्यू कितनी आई, +-2/3। अब +-2/3 आपको m की वैल्यू आ चुकी है। देखो हमको क्या चाहिए, a चाहिए, तो मुझे m1 चाहिए और मुझे m2 चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो m प्लस, अब ऐसे क्वेश्चन में +-2/3 आती है तो अपोजिट जो होगा वो उसके अपोजिट आ जाएगा। तो आप किसी एक वैल्यू से भी आंसर निकाल सकते हो, इतना कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, m प्लस m1 इज इक्वल टू -a/3। अब m1 m2 कितना है 2/3। अगर मैं m को क्या अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स 2/3, तो m इंटू m1 इज 2/3, मतलब m1 कितना आ जाएगा 1, m1 आया तो 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1 कितना होता है 5/3। दिस इज 5/3, 5/3 इज इक्वल्स टू -a/3, मतलब 3 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू कितना आ गया -5। डन। अब हम दूसरे पे आते हैं, हमको क्या निकालना है, b निकालना है। m को 2/3 लिया, अगर मैं m को 2/3 लेता हूं तो m को यहां पे 2/3 रखूंगा,
ठीक है, m को 2/3 रखा तो कितना हो जाएगा, m2 आएगा हमारा -1, m2 कितना आ गया -1, m2 -1, तो m प्लस m2 इज b/3, तो 2/3 -1, 2/3 -1 कितना होता है -1/3, -1/3 इज इक्वल्स टू -1/3 इज इक्वल्स टू b/3, चलेगा। यहां पे अपन ने लिखा तो b कितना आएगा, b आएगा -1, तो आपका आंसर कितना होगा, a² प्लस b² विल बी 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 26। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी स्टेप में कंजूसी करना पड़ेगी अगर एग्जाम में करना। एक एक्सपेक्ट कर लिया, अगर आपने 2019-20 के भी सॉल्यूशन देखे होंगे, वहां पे लॉग वगैरह में बहुत बताता हूं मैं कि लॉग की 3 इक्वेशन दी हुई है, सिंप्लीफाई करने के लिए एक को सिंप्लीफाई करो, बाकी 2 को उसको देख के सिंप्लीफाई करना सीखो, वरना एग्जाम में आपको आते हुए क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम फैक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग, तो आंसर कितना जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है। इफ अ फंक्शन f is equals to max of a, 0 then the smallest integer value of x for which the equation f(x - 3 + 2f(x + 1) is equals to 8। भाई ये 8 कौन सी x की वैल्यू के लिए हुआ? पहला चीज, इस क्वेश्चन का इन क्वेश्चन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे मैंने सुपर 300 में एक वीडियो बनाया है, इसमें 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए, वहां पे लिखा है कि कई बार ये क्वेश्चन आपको छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं x की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ, 1 2 -1 -2, तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम सही वैल्यू नहीं रख पाते। 3-4 वैल्यू रखने का टाइम, देखो 3-4 वैल्यू रख के अगर आप एक्सपेक्ट करोगे इसका आंसर तो टाइम जाएगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आंसर नहीं आएगा, तो छोड़ना पड़ता है। बट ये क्वेश्चन मुझे इजी लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन बड़ा इजी है भाई। f है जो है वो मैक्स है a, 0 का, मतलब इसको, जैसे मैंने इनइक्वालिटी की एक क्लास भी डाली है यूट्यूब पे, उसको देखना, तो इसको ब्रेक करना सिखाया मैंने, मॉडुलस फंक्शन ब्रेक करना सिखाया। तो f a इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ a, 0, ठीक। इसका कहने का मतलब है कि अगर a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन 0, भाई a लेस देन 0 है तो f a कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन 0 होगा तो माइनस नेगेटिव नंबर, 0 से 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। और अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, f a इज इक्वल्स टू a। ये आपने अगर देख लिया तो क्वेश्चन बड़ा आराम से सॉल्व होगा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले f(x - 3), तो ये x - 3 0 कब हो जाएगा, x - 3 0 होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 से कम वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा और 3 से ऊपर वैल्यू पे हमारा x - 3 हो जाएगा। x + 1, fx + 1, fx + 1 0 कब होगा, व्हेन x इक्वल्स टू -1, तो -1 से छोटी वैल्यू में ये फंक्शन 0 है, -1 से इक्वल या बड़ी वैल्यू पे ये फंक्शन x + 1 के बराबर है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकता, 3 इसमें बनेंगे, 3 आपको मार्जिन बनाना पड़ेंगे। वैसे 3 मार्जिन बनाने की जरूरत नहीं है, पर क्वेश्चन की डिमांड है, वरना आप डायरेक्ट इसको कर भी सकते हो पॉजिटिव लेके। चलिए, तो x -1 और 3 हमारे मेन पॉइंट है। व्हेन x इज लेस देन -1, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ये -1 से छोटा है, ये बनेगा 0, प्लस ये भी -1 से छोटा, ये क्या बनेगा 0 0 0 क्यों बनेंगे कि -1 से छोटे होने पे ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, ये भी नेगेटिव नंबर आएगा, तो एट द एंड नेगेटिव नंबर कॉमा 0 0 ही आंसर आएगा। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरा केस क्या बनाए हम लोग कि बॉस x किसके बीच में है, x -1 से बड़ा है, इक्वल टू है, बट x किससे छोटा है, 3 से छोटा है। तो x अगर -1 से छोटा है, मतलब -1 से 3 के बीच में, तो वो -1 से 3 के बीच में, ये तो 3 तक ये 0 ही रहने वाला है, तो ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या बनेगा, इक्वल्स टू 8, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आएगा, x इज इक्वल्स टू 3। आप यहाँ इक्वल टू भी ले सकते हो या आगे भी करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो x कितना आ रहा है 3, तो x की वैल्यू 3 रखने पे, x की वैल्यू 3 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और ध्यान रखना, इनइक्वालिटी की मेरी वो क्लास देखना जरूर, मैं आज ही डाल देता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख 28 मार्च, तो उसमें मैंने ये चीज बताई है। मैंने एक मॉडुलस वाला फंक्शन क्वेश्चन जो होते हैं बड़े क्वेश्चन, उनको सॉल्व करना ठीक है बताया था, पर ये चीज बहुत ध्यान रखना पड़ती है कि ये दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 लिख के देखो आंसर मिल जाएगा।
3 रख के देखो कि इक्वल्स टू 8 था, हमारा आंसर हमको मिल गया। तो कितना अच्छा तरीका है विदाउट, बट आपको उसके लिए मॉडुलस फंक्शन टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा, वरना फिर आप ये समझ नहीं पाओगे। और फिर 1 2 3 वैल्यू रखो यार, मतलब टाइम भी तो बचाना है, पेपर भी तो कंप्लीट करना है। हर बार आते हैं यही क्वेश्चन आते हैं, बड़े आसान है। 60% 68%, भाई फिजिक्स पढ़ने वाले 60% है, मैथ्स पढ़ने वाले 68% है एग्जामिनेशन में। देन लीस्ट कितना होंगे परसेंट स्टूडेंट दोनों पढ़ते होंगे फिजिक्स और मैथ्स का। तो मैं क्वेश्चन का डिमांड है मिनिमम, क्वेश्चन का डिमांड कितना है मिनिमम। तो मैं तो यार इससे ऐसे सॉल्व करता हूँ। वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप देख के भी आंसर बता पा रहे होंगे। तो दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथ्स, मैं यूनियन इंटरसेक्शन यूज नहीं करता। a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60, b प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 68। टोटल क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 128। क्या मैंने सही लिखा है, कितना आएगा 128। और टोटल तीनों का सम कितना है, x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल 100% है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे 2x और x होता है, तो x विल कम 28%। एक आंसर ये, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, देन एट लीस्ट, कम से कम। अब कम से कम का मतलब समझो, देखो ये कम से कम कब होगा, ये जितने दूरी होंगे, जितनी दूरी क्या, मैं टी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये चीज बता रहा हूँ मैं, मैक्स भी निकाल के बताऊंगा। मतलब टी का मतलब यार, क्योंकि मैं पढ़ाने की आदत टी लेके, इसलिए आप मेरे बच्चों को समझ गए होंगे, जो कि नन ऑफ दीज है। तो कम से कम मुझे इसको करना है, तो नन ऑफ दीज को मुझे 0 मानना पड़ता है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट में ना पास होने वाले बच्चे 0 होंगे, तो ये मिनिमम आ गया। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन, तो आंसर इस कितना है, आंसर 60 प्लस 60 128 आ गया। बट अगर मुझे इसमें ही क्वेश्चन में क्या पूछा जाता, मैक्स, मुझसे पूछ लिया जाता मैक्सिमम, मुझसे पूछते भाई मैक्सिमम कितना होगा, तो क्या करते, तो आंसर इज 28। बट मैक्सिमम का आंसर कैसे लिखा, मैक्सिमम का मतलब ये होता कि ये पूरे ओवरलैप हो जाए, जितना क्लोज कर पाओ, और जितना क्लोज करने में जो मिनिमम होता है वही आंसर होता है। तो देखो 60 60 दोनों हो सकते हैं, 68 68 दोनों नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम आंसर कितना होता 60। बच्चों ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हैं मुझसे वो खासकर देखो, अपन क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था इसलिए मैंने समझा दी वाली चीज। तो आंसर कितना होगा, मैंने गर्ल्स और बॉयज के एग्जाम्पल समझाया था कि 7 गर्ल्स हैं 12 बॉयज है, तो मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं, कंडीशन बॉयज और गर्ल्स का ही पेयर बनेगा, 7 ही पेयर बनेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उससे देखते हैं मैक्सिमम वाला कैसे हो गया आपका आंसर। तो होप सबको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। तो हाँ, तो अब हमें अपना कोर्सेज को कंप्लीट करना है। आईपीएम इंदौर जाना ही जाता है अलजेब्रा के लिए, ठीक है। अलजेब्रा का पार्ट अच्छा होना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉनिक सेक्शन से भी आगे देखेंगे कितने क्वेश्चन मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन सिंपल आता है, सर्कल्स वाला 2 साल से आ रहा है, इस साल भी आएगा। मैट्रिक्स में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो अपन अगली बार सॉल्व करेंगे। तो 1 पार्ट है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज करो। 3 साल से सही डायरेक्शन प्रिपरेशन, देखो रिजल्ट आना नहीं आना चलेगा, पर डायरेक्शन गलत मत रखो। किसी और का क्लैट वालों के साथ बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, बेसिक आरएस वाला सॉल्व कर रहे हो, सिंपल मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग हमें आईपीएम का पेपर समझ में आए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, जो सीरीज वाली परसेंटाइल क्लास जो देख रहे होंगे, उसमें स्पेशल सीरीज की एक एक्सरसाइज है एपीजीपी में, वो लिटरली पूरे आईआईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन से करी हुई है। 30-35 क्वेश्चन है जो आईआईटी में आए हुए हैं। बट वो ऐसा नहीं है कि आईआईटी में आए तो खतरनाक है, वो डुएबल होते हैं। आप सुपर 300 लो, उसमें भी डुएबल टाइप के तरीके बताएं, आ जाता। समेशन सिंपल फंडा है, वही सम ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 डिवाइड बाय 2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 n2n+1 डिवाइड बाय 6, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स n+1 डिवाइड बाय 3 से n+1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर से आंसर आ जाते हैं। तो बस अरेंज करना होता है, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो कैसा लगा बताना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और ओल्ड इज गोल्ड सीरीज भी आ रही है बहुत जल्दी। बाय बाय।